कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो आपके अपनी चैनल मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन, नायाब और लंबी कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको भावुक कर देगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से निकली वो अमर रचना जो सत्ता के अहंकार और गरीब के स्वाभिमान की आग और पानी की लड़ाई है। इस कहानी का नाम है विध्वंस। कहानी की शुरुआत होती है पहाड़पुर जिले के किनारे बसे एक छोटे से धूल और मिट्टी से भरे गांव कोयलारी से। कोयलारी नाम सुनने में जितना मधुर लगता था, वहां की जिंदगी उतनी ही कठोर थी। इस गांव के एकदम आखिरी छोर पर, जहां इंसानों की बस्ती खत्म होती थी और बियाबान, जंगल और खेत शुरू होते थे, वहां एक बूढ़ी गोंडन रहती थी। उसका असली नाम क्या था, ये शायद वो खुद भी और गांव के पुराने दस्तावेज भी भूल चुके थे। पूरा गांव, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, उसे सिर्फ धानी कहकर पुकारता था। धानी इस भरी दुनिया में, इस विशाल आकाश के नीचे एकदम अकेली थी। उसका न कोई घर बार था, न कोई संतान और न ही कोई ऐसा अपना जिसके कंधे पर सिर रखकर वो 2 पल अपने दुख के आंसू रो सके। उसकी पूरी जिंदगी, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका धुंधला भविष्य, सब कुछ बस एक ही सहारे पर टिका था। एक पुराना मिट्टी का बना टूटा फूटा भुनाई वाला चूल्हा, जिसे गांव की देहाती भाषा में भट्टी कहते थे। वही भट्टी उसका रोटियां कमाने का जरिया थी, और वही भट्टी उसका घर, उसकी छत, उसकी दोस्त, उसका सब कुछ थी। धाने की झोपड़ी, जिसे झोपड़ी कहना भी शायद उस शब्द का अपमान होगा, वो उसी भट्टी के चबूतरे के पास थी। बस फूस का एक मामूली सा छप्पर था, जो चारों तरफ से खुला था। न दीवारें थीं, न दरवाजा। जाड़े की कड़कड़ाती रातों में जब हवा हड्डियों को चीरती थी, वो उसी भट्टी की बची खुची गर्म राख के पास सिमटकर अपने घुटनों में सिर देकर सो जाती थी, ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके और रात किसी तरह कट जाए। सुबह की हल्की नीली ठंड में, जब गांव के संपन्न लोगों के दरवाजे बंद रहते थे, रजाई की गर्माहट में लोग मीठे सपने देख रहे होते थे, तब धानी उठ जाती थी। उसका संघर्ष सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। वो झुककर अपनी कांपती कमर को संभालते हुए आसपास के पेड़ों से सूखी पत्तियां, टहनियां और खेतों से पुआल बटोरकर भट्टी के पास ढेर लगाती थी। उसके हाथ फटे हुए थे, हथेलियों की चमड़ी सख्त हो गई थी, एड़ियां बिवाई से फटी थीं, जिनमें से कभी कभी खून रिसता था। कमर समय और काम के बोझ से झुककर कमान हो गई थी। लेकिन पत्तियां बटोरते समय उसके झुर्रियों भरे सांवले चेहरे पर हमेशा एक शांत सी पवित्र मुस्कान रहती थी, जैसे ये छोटा सा तुच्छ काम ही उसके लिए किसी बड़ी पूजा या इबादत से कम ना हो। उसे लगता था कि ये भट्टी ही उसकी आराध्य है, जो उसे जिंदा रखे हुए है, वरना ये दुनिया तो उसे कब का नोचकर खा गई होती। कोयलारी गांव के लोग ज्यादातर गरीब थे। दिन में अक्सर सत्तू, चबैना या भुना हुआ अनाज ही उनका मुख्य भोजन होता था। दाल चावल तो त्योहारों की बात थी, इसलिए धानी की भट्टी पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह से शाम तक कोई न कोई वहां खड़ा ही रहता। कोई नंगा पुंगा बच्चा अपनी नन्ही मुट्ठी में चना लेकर भूनने आता, तो कोई किसान खेत पर जाने से पहले मोटा ज्वार पिसवाने आता। धाने की मजदूरी क्या थी? क्या उसे पैसे मिलते थे? नहीं, उसकी मजदूरी थी बस वही अनाज, जो कुछ दाना भुनाई के वक्त भट्टी में गिर जाता, या कोई ग्राहक अपनी मर्जी से दया करके मुट्ठी भर अनाज उसकी टोकरी में छोड़ जाता, वही धानी की दिन भर की कमाई थी। वो उसी बचे खुचे अनाज को पत्थरों पर पीस कर पानी में घोलकर पी लेती थी, या कभी कभी आग पर सेंक कर खा लेती थी। उसे इतना मिल जाता था कि उसकी बूढ़ी सांसें चलती रहें। पर शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब उसने पेट भरकर तृप्त होकर भोजन किया हो, मगर उसके चेहरे पर शिकायत की कोई रेखा तक नहीं दिखती थी, जैसे उसने भूख से भी दोस्ती कर ली हो। वो मान चुकी थी कि गरीबी उसके जीवन का सत्य है और संतोष उसका धर्म। वो सोचती थी, जब भगवान ने ही मुझे ऐसा बनाया है तो मैं किससे शिकायत करूं। लेकिन इस संतोषी जीवन में भी एक ग्रहण था। गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी परछाई से भी धानी डरती थी। वो था गांव का जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसकी मूंछों का ताव और जूतों की खड़खड़ाहट सुनकर गांव की हवा भी थम जाती थी। ठाकुर को लगता था कि कोयलारी गांव में जो भी सांस ले रहा है, वो उसकी मर्जी से ले रहा है, उसकी दया पर जी रहा है। धानी भी उसी की बेगार में बंधी हुई थी। बेगार यानी बिना पैसे की, जबरदस्ती की मजदूरी।
ठाकुर के घर का मन भर अनाज भुनना हो, जानवरों के लिए पानी भरना हो या कभी-कभी उनके आंगन का गोबर साफ करना हो, धानी को ये सब करना पड़ता था। बदले में क्या मिलता? गालियां, धुतकार और कभी-कभी बासी खाना। पैसे? पैसे मांगना तो पाप था। ठाकुर का सिद्धांत था कि जब हम रहने को अपनी जमीन दे रहे हैं तो बेगार कैसा? ये तो सेवा है, प्रजा का धर्म है। धानी को ये अन्याय, ये शोषण चुभता तो था, लेकिन एक बेसहारा, अकेली, बिना छत वाली बूढ़ी औरत के पास बोलने का हक कहाँ था? आवाज कहाँ थी? वो जानती थी कि अगर उसने जुबान खोली तो उसकी ये टूटी-फूटी भट्टी, जो उसका एकमात्र सहारा है, वो भी उससे छीन ली जाएगी और वो जीते जी मर जाएगी। चैत्र का महीना था। फागुन जा चुका था और हवा में हल्की गर्माहट घुलने लगी थी। खेतों में खड़े गेहूं की सुनहरी बालियां सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थीं और हवा के साथ झूम रही थीं। गांव में आज संक्रांति का पावन पर्व था। कोयलारी में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस दिन हर घर में नया सत्तू बनता है, दान पुण्य होता है और परंपरा ये थी कि इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि भुना हुआ अनाज और सत्तू खाया जाता है। इसलिए आज धानी की भट्टी सुबह के तारे छिपने से पहले ही धुआं उगल रही थी। पूरब में लाली छाने से पहले ही उसकी भट्टी के आगे मेला सा लग गया था। औरतें, बच्चे, किसान, चरवाहे सब अपनी अपनी डलिया और टोकरी लिए कतार में खड़े थे। सबकी अपनी अपनी जल्दी थी। किसी को खेत पर जाना था, किसी को मंदिर, किसी के घर मेहमान आने वाले थे। धानी आज मशीन की तरह काम कर रही थी। उसके बूढ़े, नसों उभरे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे किसी युवा में भी न चलें। वो एक हाथ से बालू गर्म करती, दूसरे से अनाज डालती और तीसरे पल उसे छान कर फटक कर बाहर निकाल देती। उसका चेहरा भट्टी की आंच से तपकर तांबे जैसा लाल हो गया था। माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी, लेकिन रुकने का समय नहीं था। भीड़ थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ग्राहक, जो खुद भी गरीब और परेशान थे, अपनी झुंझलाहट धानी पर निकाल रहे थे। वो जल्दी जल्दी बोलते, अरे अम्मा, जरा मेरा पहले कर दो ना, घर में पूजा रखी है, पंडित जी बैठे हैं। कोई कहता, धानी थोड़ा हाथ तेज चला, मेरा तो खेत पर जाने का वक्त हो रहा है, बैल भूखे हैं। धानी धीरे धीरे थकने लगी, चिड़चिड़ाने लगी। शरीर जवाब दे रहा था। वो पसीने से लथपथ होकर हाँफते हुए बोली, अरे भाई, एक एक करके करो, मेरे 2 ही हाथ हैं, 10 नहीं। मैं कोई पंखी नहीं कि उड़ती फिरूं। सबको मिलेगा, बस थोड़ा धीरज रखो, मैं भी तो इंसान हूं। दोपहर का समय हो गया। सूरज ठीक सिर के ऊपर आ गया था। धूप तीखी हो गई थी। धरती तवे की तरह जलने लगी थी। धानी का गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। पेट में भूख की ऐंठन हो रही थी, लेकिन भट्टी से हटने की फुर्सत नहीं थी। एक पल के लिए भी अगर वो रुकती तो लोग चिल्लाने लगते। तभी अचानक भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। लोग खुद ब खुद हटकर रास्ता देने लगे। भीड़ को चीरते हुए ठाकुर बलदेव का चपरासी वहां अधमका। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे मजदूर थे, जिनके सिर पर बड़े बड़े भारी भरकम बांस के टोकरे रखे थे। दोनों टोकरे ताजे भारी अनाज से लबालब भरे हुए थे। चपरासी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और गुर्राकर आदेश भरे स्वर में कहा, धानी, ओ धानी, ठाकुर साहब का हुक्म आया है, ये सारा अनाज अभी के अभी भून दो। और खबरदार जो इंतजार करवाया, आज हवेली में मेहमान आने वाले हैं, दावत है। धानी उन विशाल टोकरों को देखकर ठिठक गई। उसके चलते हुए हाथ हवा में रुक गए। दोनों टोकरे मिलाकर इतना दाना था कि उसे शाम तक, क्या रात के पहर तक भी खत्म करना मुश्किल था। और यहां पहले से ही गांव वालों की लंबी कतार थी, जो सुबह से भूखे प्यासे खड़े थे। धानी ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और दबी हुई आवाज में हाथ जोड़कर कहा, भैया, इतना सारा अनाज, मैं तो सुबह से खड़ी हूं, कमर कुटी जा रही है, दम नहीं बचा है। जरा शाम होने तक की मोहलत दे दो, पहले इन गांव वालों का थोड़ा काम निपटा लूं, ये बेचारे सुबह से खड़े हैं। चपरासी भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने चिल्लाकर कहा, जिससे आसपास के कौवे भी उड़ गए, अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? बुढ़ापे में मौत बुला रही है। ठाकुर का हुक्म है, समझी कि नहीं? गांव वाले भूखे मरे तो मरे, ठाकुर का काम नहीं रुकना चाहिए। अगर देर हुई ना तो ये भट्टी खोदकर फेंक दूंगा और तुझे गांव से बाहर करवा दूंगा। फिर बैठना कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगने। इतना कहकर उसने वो भारी टोकरे वहीं भट्टी के पास जमीन पर पटक दिए, जिससे धूल का एक बड़ा गुबार उड़ा और धानी के मुंह पर छा गया। धानी के गले में जैसे कांटा अटक गया। भट्टी की आंच उसे अब जला नहीं रही थी, बल्कि उसके अंदर की लाचारी उसे जला रही थी।
उसने टोकरों को छुआ भी नहीं था कि मन में गहरी काली निराशा उतर आई। उसे समझ आ गया कि आज फिर उसे भूखे सोना पड़ेगा। आज उसकी मेहनत की कमाई उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ठाकुर का काम तो बेकार है, मुफ्त की मजदूरी। भीड़ धीरे धीरे छट गई। लोग निराश होकर बड़बड़ाते हुए चले गए, क्योंकि अब ठाकुर का काम शुरू होना था और कोई भी ठाकुर के अनाज के बीच में अपना अनाज नहीं डलवा सकता था। अब वहां सिर्फ धानी थी, भट्टी थी और ठाकुर का अनाज था। सन्नाटा पसर गया। भट्टी की आग भड़क रही थी और धानी का दिल बुझ रहा था। वो अनाज भूनती जा रही थी, बालू गरम करती, अनाज डालती, चलाती, निकालती, यही क्रम बार बार 1000 बार। वो मन ही मन रोते हुए बुदबुदाती, ई लोग हमरे पेट के बारे में कभू सोचे है का? क्या गरीब का पसीना पानी है? 2 दाना दे देते मजदूरी का तो कौन सी बात बिगड़ जात? गरीबन के न तो जान की कीमत है न मेहनत की। हम तो बस बैल हैं, जब तक जान है जोते रहो, जब गिर जाएंगे तो कसाई को बेच देंगे। इतने में थकान और आंसुओं की धुंध के कारण उसका ध्यान भटका और हाथ आग के पास ज्यादा चला गया। आह! उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उंगली जल गई थी, मांस तक आंच पहुंच गई थी। एक बड़ा सा छाला पड़ गया। आंखों में आंसू उभरे, दर्द से तड़प उठी, लेकिन उसने अपने मैले राख से सने पल्लू से पोंछ डाले। रोकर क्या होगा, ये जिंदगी तो ऐसे ही चलने वाली है। दर्द सहना ही तो उसकी नियति है। उसने जली हुई उंगली पर थोड़ी गीली मिट्टी लगाई और फिर से काम में लग गई। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। धानी अब तक अनाज भूनते भूनते थक कर चूर हो चुकी थी। उसके पैरों में सूजन आ गई थी, पिंडलियां दर्द से फट रही थीं, जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। शरीर में कंपी थी, शायद बुखार चढ़ रहा था। भूख अब मर चुकी थी, बस प्यास थी और थकान, लेकिन वो हिम्मत टूटने नहीं दे रही थी। उसे पता था, अगर आज ये काम पूरा न हुआ तो ठाकुर के लट्ठैत आएंगे और उसकी ये झोंपड़ी, ये भट्टी सब उजाड़ देंगे। वो लगातार भट्टी में सूखी पत्तियां झोंकती जा रही थी। भट्टी का धुआं उसकी बूढ़ी आंखें लाल कर चुका था। पानी लगातार बह रहा था, लेकिन वो फिर भी झुक झुक कर देखती, भुनाई ठीक हो रही है या नहीं, कहीं कच्चा न रह जाए वरना मार पड़ेगी। रात गहराने लगी, सन्नाटा छा गया। सिर्फ झींगरों की आवाज और भट्टी की खड़खड़ाहट थी। धाने की थकान अब उसके शरीर से ज्यादा उसके मन को खा रही थी। वो सोचने लगी, काश मेरा भी एक घर होता, काश कोई एक अपना होता जो इस वक्त आकर पूछता, धानी अम्मा तू थक गई होगी, ला मैं कर दूं, तूने खाया कि नहीं? काश कोई मेरे लिए भी दीपक जलाता। उसका मन अचानक भर आया। वो धरती पर उसी राख के ढेर पर बैठ गई। कुछ देर तक सन्नाटे में भट्टी की आग धधकती रही और धानी की सांसें तेज होती रहीं। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, अब उठा ले, अब ये शरीर नहीं चलता। रात का लगभग 1 पहर बीत चुका था। घना अंधेरा था। तभी उस अंधेरे को चीरता हुआ कोई दूर से आता दिखा, वही क्रूर चपरासी। वो नजदीक पहुंचा और अनाज का ढेर देखकर बजाय खुश होने के गुर्राया, अरे अब तक खत्म नहीं हुआ? तू सो रही थी क्या, कामचोर बुढ़िया? सुन ले, अगर आज रात ही ये पूरा नहीं किया तो सुबह ठाकुर साहब आग बबूला हो जाएंगे। अपनी खैर चाहती है तो हाथ चला, वरना कल का सूरज नहीं देखेगी। धानी ने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया, बाबूजी, थोड़ा ही रह गया है, हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, बुढ़ापा है, दया करो। आंखें नहीं खुल रहीं, कर रही हूं बाबूजी, कर रही हूं। चपरासी ने तिरस्कार से जमीन पर थूकते हुए कहा, बहाने मत बना, जल्दी कर, नहीं तो समझ ले कल सुबह तू इस गांव में नहीं मिलेगी, तेरी हड्डियों का पता नहीं चलेगा। इतना कहकर वो चला गया, अंधेरे में विलीन हो गया। ये वाक्य, कल सुबह तू गांव में नहीं मिलेगी, इस वाक्य ने जैसे धानी की आत्मा को छील दिया। वो पत्थर हो गई। कहाँ जाएगी वो? इस उम्र में कौन सहारा देगा? लेकिन उसी क्षण डर और लाचारी के साथ साथ उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक चिंगारी सुलग उठी, स्वाभिमान की चिंगारी, अपमान की आग। उसने सोचा, नहीं, मेरी भट्टी मेरा सब कुछ है, ये मैं किसी से नहीं छीनने दूंगी। मैं मरते दम तक काम करूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। मैं दिखा दूंगी कि धानी अभी मरी नहीं है। धानी ने फिर से भट्टी को हवा दी। आग तेज हुई, उसके हाथ कांप रहे थे। जली हुई उंगली का छाला टीस मार रहा था, पर उसकी हिम्मत अडिग थी। एक एक मुट्ठी दाना भूनते हुए वो जैसे अपनी जिंदगी के दुख भी भून रही थी। रात के लगभग 9-10 बज गए थे। गांव के हर घर में सन्नाटा था।
लोग खा पीकर सो चुके थे। बस धानी की भट्टी से उठता धुआं और उसके हाथों की खड़खड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। एक भारी तसला उठाते समय उसके हाथ कांप गए। कमजोरी के कारण तसला हाथ से छूटने ही वाला था कि तभी अंधेरे से एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। धानी चौंक गई, डर गई। कौन? तभी एक जानी पहचानी कोमल और अपनेपन से भरी आवाज आई। अम्मा, इतनी रात को अकेली, अभी तक काम कर रही हो? ये आवाज थी नरेश की। नरेश, गांव का एक सीधा साधा गरीब खेतीहर लड़का। वो अक्सर धानी से जलाने के लिए राख ले जाता था और कभी कभी उसकी मदद कर देता था। नरेश ने मशाल की हल्की रोशनी में देखा, धानी के हाथ लाल हैं, फटे हुए हैं, कांप रहे हैं, उंगली पर मिट्टी लगी है। भट्टी के पास अभी भी ठाकुर के अनाज का ढेर पड़ा है और धानी की आंखों में आंसू हैं। नरेश सब समझ गया, उसका खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा और बोला, अम्मा तुम हटो, ये ठाकुर का काम है ना, मैं जानता हूं उस राक्षस को, तुम बैठो, मैं भूनता हूं। धानी घबरा गई, बोली, ना बेटा ना, मत कर, ठाकुर को पता चला तो तेरी खैर नहीं, वो तुझे मारेगा, तू जवान है, तेरा जीवन पड़ा है। नरेश ने हिम्मत से कहा, क्या कर लेगा, जान ले लेगा, गांव उसका है, पर ये रात तो भगवान की है। आज मैं नहीं रुकूंगा अम्मा, तुम बहुत थक गई हो, तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। नरेश ने जबरदस्ती धानी को बैठा दिया और खुद चलनी उठा ली। अब वो जवान ताकतवर हाथों से तेजी से काम करने लगा। धानी उसे रोक न पाई, वो बस बैठकर उसे देखती रही। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे भगवान ने खुद किसी फरिश्ते को भेज दिया हो। अब दोनों मिलकर भूनने लगे। भट्टी की आग अब आसमान को चूम रही थी। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। काम लगभग खत्म होने को था। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और साथ में भारी कदमों की आहट। ठाकुर का चौकीदार फिर आ पहुंचा था, ये देखने के लिए कि काम हुआ या नहीं। उसने देखा कि धानी बैठी है और नरेश भून रहा है। वो गुस्से से चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? ठाकुर का पवित्र अनाज तू छू रहा है? नीच जात, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नरेश ने हाथ रोककर शांत मगर कड़े स्वर में कहा, अम्मा की तबीयत खराब थी, हाथ जल गया था, मैं बस इंसानियत के नाते मदद कर रहा था। चौकीदार ने बीच में ही बात काटते हुए गुर्राया, चुप रह, इंसानियत गई भाड़ में, अभी ठाकुर को बताता हूं, आज तेरी चमड़ी उधड़ जाएगी। वो तुरंत उल्टे पैर दौड़ता हुआ लौट गया। धानी रो पड़ी, बेटा तू काहे आया मेरी मदद करने? अब तुझे मार पड़ जाएगी, तू भाग जा यहां से, निकल जा गांव से। नरेश ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा, डर मत मां, किसी ना किसी दिन तो बोलना ही पड़ेगा, कब तक डरेंगे, आज आर पार होगा। कुछ ही देर में मशालों की रोशनी से अंधेरा चीरता हुआ ठाकुर बलदेव सिंह वहां आ धमका। उसके साथ 2 लठैत थे, जिनके हाथों में तेल पिलाई लाठियां थीं। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया था। उसने भट्टी पर खड़े नरेश को देखा, गरजते हुए बोला, जैसे शेर दहाड़ता है, बड़े बहादुर बने हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अनाज छूने की, मेरी इजाजत के बिना? जानते हो मैं कौन हूं? नरेश कांपा नहीं, सीधा खड़ा रहा। उसकी आंखों में भी आग थी। बोला, मैंने किया है भैया, धानी अम्मा का हाथ जल गया था, इंसानियत के नाते मदद कर रहा था। क्या किसी की मदद करना गुनाह है? ठाकुर तमतमाया, इंसानियत? बेगार में इंसानियत नहीं, हुक्म चलता है। मेरे गांव में मेरा कानून चलता है, पकड़ो इसे, मारो साले को। ठाकुर ने लठैतों को इशारा किया। वे नरेश को मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि धानी, वो बूढ़ी, कमजोर, रीढ़ झुकी हुई धानी, अचानक शेरनी की तरह उनके बीच आ खड़ी हुई। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दीं, जैसे अपने बच्चे को बचा रही हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी दृढ़ता थी। खबरदार, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। ठाकुर साहब, गलती मेरी है, मैंने ही नरेश को बुलाया था। मैं अब अकेली नहीं उठा पा रही थी। जो सजा देनी है मुझे दो, मेरे प्राण ले लो, पर इसे छोड़ दीजिए। ठाकुर ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अच्छा, अब तू मुझे आदेश देगी? तू 2 कौड़ी की बुढ़िया, तू क्या समझती है तू हमारे गांव में क्यों रहती है? तेरे जैसे लोग तो दर्जनों मिल जाएंगे, मसल दूंगा तो चींटी की तरह मर जाएगी, हट जा सामने से। धानी की आंखें भर आईं, पर आज उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बोली, हाँ साहब, मिल जाएंगे, पर पेट दुखता सबका है, थकान सबको होती है, दर्द सबको होता है, और इंसानियत बस कुछ को होती है।
आप जमींदार हैं पर भगवान नहीं। भगवान ऊपर है और वो सब देख रहा है। ठाकुर को उसके शब्द तीर की तरह चुभ गए। उसका अहंकार चोटिल हो गया। बहुत बोलने लगी है तू, तेरी जबान खींच लूंगा, जला दूंगा तेरी इस भट्टी को। ठाकुर ने अपना डंडा उठाया और धानी को मारने के लिए हाथ ऊपर किया। तभी पीछे से एक भारी शोर हुआ। रुको ठाकुर साहब। ठाकुर ने मुड़कर देखा, हैरान रह गया। उसके हाथ हवा में रुक गए। मशालों की रोशनी में उसने देखा गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। एक दो नहीं, दर्जनों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सब अपने घरों से निकल आए थे। शायद नरेश और चौकीदार की आवाज सुनकर या शायद धानी की चीख सुनकर। सबके हाथों में कुछ न कुछ था, लाठी, पत्थर या सिर्फ मुट्ठियां। सबने देखा कि धानी के हाथ जले हुए हैं, नरेश पसीने पसीने है और ठाकुर एक बूढ़ी औरत पर डंडा ताने खड़ा है। भीड़ में से एक बुजुर्ग जो हमेशा चुप रहते थे आगे आए और बोले, ठाकुर साहब, बस बहुत हुआ। धानी अकेली औरत है, इतना सारा अनाज अकेले भूनना उसके बस का नहीं था। ये अत्याचार है। नरेश ने गलत क्या किया? दूसरा किसान जो हमेशा सिर झुकाकर चलता था आज सिर उठाकर बोला, हम सब देखते हैं धानी कितनी मेहनत करती है, बेगार की भी हद होती है ठाकुर। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधे हैं। अगर आज धानी को कुछ हुआ तो पूरा गांव गवाही देगा। धीरे धीरे गांव के कई लोग बोलने लगे। एक सामूहिक स्वर गूंजने लगा। ये वो आवाज थी जिसे ठाकुर ने बरसों से अपने डर के नीचे दबा रखा था। आज एक बूढ़ी औरत के आंसुओं और एक नौजवान की हिम्मत ने उस डर के पहाड़ को तोड़ दिया था। ठाकुर ने माहौल देखा, उसने लोगों की आंखों में देखा। उसने देखा कि आज डर उनकी आंखों में नहीं बल्कि एकता की ताकत है। अगर आज उसने लाठी चलाई तो बगावत हो जाएगी। ये लोग अब सहने वाले नहीं हैं। उसने अपना डंडा धीरे से नीचे किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ देर चुप रहा, अपनी मूंछों पर ताव दिया, थूका और गुस्से को अंदर दबाते हुए बोला, ठीक है, बहुत हमदर्दी जागी है सब में, देख लूंगा सबको, खत्म करो काम। और वो पैर पटकता हुआ मुड़कर चला गया। अंधेरे में उसकी मशाल और उसका अहंकार दोनों गायब हो गए। गांव वाले कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। एक अजीब सी जीत का सन्नाटा था। हवा में अब डर नहीं, सुकून था। नरेश ने बचे हुए दाने भूनकर पूरे किए। भट्टी की आग कम होते होते बुझने लगी। धानी थक कर वहीं राख के ढेर पर बैठ गई। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। नरेश उसके पास बैठा और बोला, अम्मा, अब घर चलो, यहां ठंड है। धानी फीकी हंसी हंसी, जिसमें दर्द था। घर? मेरे पास कौन सा घर है रे बेटा? यही भट्टी मेरा घर है, यही मेरा कफन है। नरेश ने दृढ़ता से कहा, अब होगा, हम सब मिलकर बनाएंगे। गांव के लोगों ने भी सिर हिलाया। एक महिला आगे आई, उसने धानी के आंसू पोंछे और बोली, हाँ धानी, कल हम सब मिलकर तेरे लिए एक पक्की झोपड़ी खड़ी करेंगे। अकेली कब तक जलेगी इस भट्टी के साथ? ये पूरे गांव की शर्म है कि हमारी माँ जैसी धानी खुले आसमान के नीचे सोती है। धानी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू डर के नहीं, भूख के नहीं और ना ही लाचारी के थे। ये आंसू पहले पहल मिले सम्मान के थे, अपनेपन के थे। उसे लगा उसका परिवार मिल गया। सुबह हुई। कोयलारी गांव में एक नई हलचल थी। एक नया सूरज निकला था। लोग अपने घरों से बांस, टाट, फूस, पुआल और गीली मिट्टी लेकर धानी की जगह पर जमा हुए। नरेश और कुछ युवा मिट्टी गूंथ रहे थे। बच्चे उत्साह से पानी ला रहे थे। औरतें दीवारें लीप रही थीं। देखते ही देखते शाम तक सबके सहयोग से धानी की भट्टी के पास एक नई, सुंदर, मजबूत और हवादार झोपड़ी बन गई। सबने धानी को पकड़कर सम्मान के साथ अंदर धकेला। अम्मा देखो, ये अब आपका घर है। अब आंधी पानी का डर नहीं, अब ठाकुर का डर नहीं। धानी ने झोपड़ी की दीवार छुई। मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, आज पहली बार लगता है मैं भी किसी की हूं, मेरा भी कोई है। भगवान तुम सबको सुखी रखे। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उसे गले लगाया और बोली, हाँ धानी, तू हमारी है, हम सब तेरे हैं, अब तू अकेली नहीं। उस दिन के बाद ठाकुर बलदेव सिंह ने कभी धानी पर पहले जैसा अत्याचार करने की हिम्मत नहीं की। शायद गांव की एकता देखकर उसे एहसास हो गया था कि डर की भी एक हद होती है, और जब वो हद पार होती है तो विध्वंस नहीं, निर्माण होता है। धीरे धीरे धानी की भट्टी फिर से चलने लगी। लोग उसके पास सिर्फ भुनाई के लिए नहीं बल्कि दिल की गर्मी के लिए भी आने लगे। और धानी, अब वो पहले जैसी अकेली, टूटी हुई, सहमी हुई धानी नहीं रही। अब वो
गांव की धानी थी, सम्मान वाली धानी, अपनों की धानी। भट्टी की आग में अब उसे दर्द नहीं दिखता था, बल्कि वो हर लपट में उम्मीद की रोशनी देखती थी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें और नेक बनें।